नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उज्जवल नेट क्लासेस में। आज का सेशन बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम एक जो विद्यालय को चलाते हैं उनसे मिलने आने वाली हूँ मैं आप सभी को। वो है प्राचार्य पद, वो है केंद्रीय विद्यालय ओएनजीसी पनवेल के प्राचार्य विजय कुमार गर्ग जी से। सबसे पहले तो मैं उनका स्वागत करना चाहती हूँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। तो आज आपका जो अनुभव है पहले वो शेयर कीजिए और हमारे वीडियो की शुरुआत आप अपने परिचय से कीजिएगा। थैंक यू मैडम। मैं विजय कुमार गर्ग केंद्रीय विद्यालय ओएनजीसी पनवेल में प्राचार्य के पद पर हूँ और मैं 2016 1 जनवरी 2016 को मैंने केंद्रीय विद्यालय संगठन में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से एज ए प्रिंसिपल ही ज्वाइन किया था। और इसके पहले मैं किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में था एज ए पीजीटी फिजिक्स। यहाँ पर मैं 2016 से और 2022 तक सितंबर तक मैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 छिंदवाड़ा में प्राचार्य के पद पर रहा और 24 सितंबर से मैं केवी ओएनजीसी पनवेल में हूँ। आप कहाँ से? मैं बेसिकली एमपी का हूँ, मध्य प्रदेश का। और मध्य प्रदेश में सतना डिस्ट्रिक्ट है, मैं ओरिजिनली वहाँ का रहने वाला हूँ। जी सर, हमें जानकर बहुत खुशी हुई। तो जो भी एलडीसी यानी कि लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू सिलेक्ट हुए उन्हें बहुत बहुत बधाई। और उन्हें तो किसी भी अब तैयारी की जरूरत नहीं है, पर जो भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आज बहुत सारी टिप्स मिलने वाली है सर के एक्सपीरियंस के थ्रू। सर पहले अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताएंगे और बाद में कुछ मार्गदर्शन करेंगे कि अभी आपको और क्या तैयारी कर जाना चाहिए। तो सर आप बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था और उसमें क्या क्या पूछा गया था आपसे। अब मेरा जब इंटरव्यू हुआ था तो मुझे आज भी याद है कि वो 17 अक्टूबर 2015 की बात थी और मैं पहला कैंडिडेट था, फर्स्ट कैंडिडेट था इंटरव्यू बोर्ड में मॉर्निंग का सेशन का। तो मेरा पहला ही इंटरव्यू था और उसमें बेसिकली जब हम इंटरव्यू बोर्ड में जाते हैं तो मैंने महसूस किया है और हमारे सभी साथी जो भी प्रिंसिपल पोस्ट पे सेलेक्ट होकर के आए हैं और इवन जो नहीं भी सेलेक्ट हुए उन सभी के प्रति जो मैंने जितना मेरा कम्युनिकेशन है उसके आधार पर ये मैं पूरी तरह से आपको आश्वस्त करता हूँ कि इंटरव्यू बोर्ड का जो एटमॉस्फेयर होता है वो पूरी तरह से कैंडिडेट के लिए एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होता है, कोऑपरेटिव होता है और उसमें इस बात के लिए पूरे चांस रहते हैं कि कोई भी इंटरव्यू देने वाला जो एप्लीकेंट है वो अपना बेस्ट वहाँ पर दे सकता है। बस ज़रूरत इस बात की है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो पूरी तरह से अपने एम के प्रति, अपने काम के प्रति स्पष्ट होना चाहिए कि हम किस पोस्ट के लिए जा रहे हैं और यदि हम सेलेक्ट होते हैं तो हमारे कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, उनको हम कैसे पूरा करेंगे, उन कामों को कैसे करेंगे। और इस बारे में यदि हमारा विजन क्लियर है तो मैं समझता हूं कि हम इंटरव्यू को बहुत अच्छे से फेस कर पाएंगे। जहां तक इंटरव्यू की बात है प्रिंसिपल के पद के लिए, चूंकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम तो हमें करना ही है, लेकिन आज का जो समय है वो एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब ये नहीं है कि केवल हम ऑफिस को डील कर रहे हैं, हम फाइल्स डील कर रहे हैं, बल्कि हम यहाँ पर ह्यूमन डीलिंग कर रहे हैं। और जहाँ पर ह्यूमन डील किया जाता है वहाँ पर हमारी जो अप्रोच है वो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। हम किसी ऑब्जेक्ट को डील नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम ह्यूमन डीलिंग करते हैं, बच्चों को डील करते हैं, पेरेंट्स को डील करते हैं, टीचर्स हमारे जो होते हैं जो इस पूरी प्रोसेस में हमें सहयोग करते हैं और उनके सहयोग से मिलकर के विद्यालय का जो एकेडमिक एनवायरनमेंट बनता है वो सभी मिल करके और हमें किसी भी विद्यालय को, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को आगे ले जाने में
मदद करता है। तो हमारी जो अप्रोच है वो पूरी तरह से ह्यूमनिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। यदि हम ह्यूमनिटेरियन ग्राउंड पे डील नहीं करेंगे, केवल और केवल हम एज ए डिक्टेटर या एज ए एडमिनिस्ट्रेटर डील करेंगे तो शायद हम उतने सफल नहीं होंगे। और जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो वहां पर इन्हीं बातों को देखा जाता है कि हम हमारी अप्रोच और हमारी जो प्लानिंग है उसके प्रति हमारा विजन कितना क्लियर है। यदि हमारी प्लानिंग और हमारी अप्रोच पूरी तरह से पॉजिटिव है तो कोई डाउट ही नहीं है कि हम अपने काम में सफल नहीं होंगे। अब जहाँ तक इंटरव्यू की बात है तो मैं इंटरव्यू में बेसिकली जो मानता हूँ कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए सबसे पहली चीज़ प्राचार्य के पद के लिए जो जरूरी है कि हमारा एटीट्यूड कैसा है। हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ किसी भी सिचुएशन को टैकल करते हैं या नहीं। तो यदि कई बार जो भी प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं विद्यालय में आने वाली, चाहे डिसिप्लिन की समस्या हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है। क्योंकि कहते हैं कि वेयर देयर इज ए प्रॉब्लम देयर इज ए वे। यदि समस्या है तो उसका समाधान भी है। ऐसा नहीं है कि हम केवल और केवल ये कि नहीं ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगी, ये हायर अथॉरिटी के लेवल की प्रॉब्लम है, इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तब तक विद्यालय का एकेडमिक या बाकी जो एक्टिविटीज हैं वो हेल्डअप तो नहीं हो सकती। तो एक सिंपल प्रॉब्लम डिसिप्लिन को लेकर के जो डे टू डे होती है, तो इनमें हम किस तरह से एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करके, एकेडमिक एनवायरनमेंट क्रिएट करके, और जो भी छोटी मोटी समस्याएं आती हैं उनको हम कैसे उसका एमिकेबल सॉल्यूशन देते हैं, और उसकी वजह से आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है, जो आपके आंसर है उसके माध्यम से दिख जाती है। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है कि हम किसी भी पद पे काम करें, न केवल प्राचार्य की बात है, हम किसी भी पद पे काम करें, कहीं भी काम करें, यदि हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करते हैं और हर समस्या का कोई ना कोई सॉल्यूशन देते हैं, हो सकता है वो सॉल्यूशन किसी एक अटेम्प्ट में आपको लगे कि शायद उतना इफेक्टिव नहीं है। कई बार एक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन नहीं, कई सॉल्यूशन होते हैं। हो सकता है कि हमारा एक सॉल्यूशन उतना इफेक्टिव ना हो तो हम दूसरे उसके अल्टरनेटिव सोचेंगे, लेकिन उन सभी के साथ यदि हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो मैं समझता हूँ कि हम विद्यालय में एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर पाएंगे। तो किसी भी प्राचार्य के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वो पॉजिटिव माइंडसेट का हो, उसका एटीट्यूड पॉजिटिव हो, और इस बात की टेस्टिंग इंटरव्यू में चाहे कोई भी प्रश्न पूछा जाए, आपके रिप्लाई के साथ आपका इन्वॉल्वमेंट कितना है वो आपके फेस पे दिखता है, आपकी रिप्लाई की इंटेंसिटी पे दिखता है। और इस बात को टेस्ट करने के लिए वास्तव में आप एज ए टीचर भी काम किए हैं, टीचर्स के साथ भी आपने देखा होगा कि इंटरव्यू बोर्ड में एक साइकोलॉजिस्ट बैठा रहता है। वो चाहे कोई प्रश्न ना पूछे, लेकिन वो आपके हाव भाव, आपके एक्सप्रेशन का तरीका, आपके इन्वॉल्वमेंट को वो टेस्ट कर लेता है। और यहीं पर हम कितने पॉजिटिव हैं, कितने कमिटेड हैं, ये बात हमारी साइड बाय साइड टेस्ट होती रहती है। तो ये आप बिल्कुल मत सोचिए कि आपसे किसी भी तरह का कोई साइकोलॉजिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर क्वेश्चन का एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है जो हमारे एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करता है। तो आप पूरे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, जैसा कि अभी तक आपने अपने लाइफ में चीज़ों को डील किया है, यदि वहाँ कोई क्वेश्चन पूछे जाता है तो उसका भी वही उसी माइंडसेट के साथ, उसी एटीट्यूड के साथ यदि आप जवाब देंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी तरह का कहीं कोई आपके सफल होने में कोई संदेह रहता है। दूसरी चीज़ होती है कि आप जब किसी भी इंस्टीट्यूशन के हेड होते हैं तो उस सिचुएशन में आपके पास बहुत सारी मल्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं।
आप जो यहाँ एजुकेशन में हैं, 3 मेन स्टेक होल्डर्स हैं। पहला हमारे स्टूडेंट, दूसरा पेरेंट्स और तीसरा हमारे खुद के सहयोगी टीचर्स। इन तीनों स्टेक होल्डर्स के साथ आपका जो डीलिंग का तरीका है वो पूरी तरह से कोऑपरेटिव होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। हम कोई भी प्रॉब्लम है, यदि हम ट्रांसपेरेंट हैं, हमारे जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं, तो ट्रांसपेरेंसी होगी। तो इन बातों को हमें ध्यान में रखना है और बेसिकली हम इस बात को एज ए एडमिनिस्ट्रेटर अपने आप को ना सोचे, हम एज ए लीडर यदि किसी इंस्टीट्यूट में हम काम करेंगे तो वो जो पहले का समय था जहाँ मैनेजमेंट में एक मैनेजर होता था, एक एडमिनिस्ट्रेटर होता था, अब जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वास्तव में वो ठीक है कि सारी चीज़ें जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो अमलगमेटेड है, बट यदि हम एज ए लीडर काम करते हैं तो हम ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। और एक ट्रू लीडर वही होता है जिसकी बात को उसके जो सहयोगी हैं, यहाँ पे मैं बार बार एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, सहयोगी, क्योंकि कई बार हम जब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर की तो हम टर्म यूज करते हैं सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप में सामने वाले को कुछ कम मानने का है। यहाँ कोई सबऑर्डिनेट नहीं है। आफ्टर ऑल हम एक ही पर्पज को लेकर के काम कर रहे हैं और वो पर्पज है कि स्टूडेंट्स की लर्निंग मैक्सिमम हो, विद्यालय का एटमॉस्फेयर बेहतर हो। तो आपके जितने भी सहयोगी हैं उनके लिए यदि आप एज ए लीडर रहेंगे तो वो आपकी बातों को अच्छे से समझ पाएंगे और उनके द्वारा दिए गए जो सजेशन हैं उनको भी हम इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बेहतर काम हो पाएगा। तो दूसरी चीज़ जो हमें पॉजिटिव माइंडसेट के साथ साथ ध्यान में रखनी है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, वो है एक ट्रू लीडर होने का एहसास और उसका वास्तव में क्रियान्वयन। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में जब हम जाते हैं, काम करते हैं, तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है कि जो भी गवर्नमेंट के डिसीजंस हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, हम उसके इम्प्लीमेंटेशन की एजेंसी हैं। तो जब हम गवर्नमेंट की पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन फील्ड पे करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है इंटीग्रिटी। उसको हम ट्रू स्पिरिट में ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि किसी भी पॉलिसी के का सक्सेस रेट वो ग्राउंड पे बैठे हुए, फील्ड पर बैठे हुए जो हमारे इम्प्लीमेंटिंग ऑफिशियल्स हैं और सबसे बेसिक जो ग्राउंड लेवल पे बैठा हुआ है, यदि उसको ट्रू स्पिरिट के साथ उस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करेगा तभी उस पॉलिसी के सक्सेस का रेट ज़्यादा होगा। तो ये अपेक्षा हमेशा एक एडमिनिस्ट्रेटर से, एक लीडर से की जाती है कि जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उसको हम जितना अधिक से अधिक फील्ड पर रियल स्पिरिट के साथ लागू करेंगे, रिजल्ट उतने ही बेहतर होंगे। एग्जाम्पल के तौर अभी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ बहुत सारी चीज़ें आपने देखा है टाइम बाउंड मैनर में, फेज्ड मैनर में इम्प्लीमेंट होनी है। फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा कि जो प्री प्राइमरी की क्लासेस जो हैं वो जो हमारे एजुकेशन सिस्टम का पहले एक हिस्सा नहीं थी, इनफॉर्मल मैनर में वो चल रहा था प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, बट फॉर्मल मैनर में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वो केवल आंगनवाड़ी तक सीमित था। लेकिन अब हमारे एजुकेशन सिस्टम का वो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा हो गया। तो अब उसमें यदि किसी भी तरह का हमारे मन में डाउट रहता है कि ये चीज़ हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ये रियल में लागू हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी,
यदि हम डाउटफुल हैं तो हम उस पॉलिसी को उस इंटेंसिटी के साथ फील्ड पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। और जबकि कोई भी पॉलिसी जो बनती है उसके पहले बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं हायर लेवल पे, कई स्टेक होल्डर से उनके ओपिनियन लिए जाते हैं। पॉलिसी के फ्रेम होने में ये कोई क्विक डिसीजन नहीं होता है, इसके पीछे बरसों की मेहनत होती है और उसमें किसी भी तरह का कहीं कोई कमी हम सोचे कि होती है, पॉलिसी में किसी भी लेवल पे कोई कमी नहीं होती है। बस पॉलिसी यदि हम सही भावना के साथ फील्ड में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप मान करके चलिए कि उस पॉलिसी का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये कुछ बातें हैं जो हम लोगों को वास्तव में ध्यान में रखनी चाहिए कि पहली चीज़ जो मैंने कहा कि आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। जब आप किसी भी क्वेश्चन का रिप्लाई दें तो आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। यदि हम नेगेटिव माइंडसेट के साथ किसी भी प्रॉब्लम को डील करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके आंसर में उसकी झलक दिखेगी और ये आप सोचे कि नहीं, ये हम केवल उसको आर्ग्यू के माध्यम से या सपोर्टिंग, हम उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग करके अपने सपोर्ट में बातें कह करके अपनी बात को जस्टिफाई कराएंगे, तो यहाँ पर इन चीज़ों का कहीं कोई स्पेस नहीं होता है। क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हुए जो मेंबर्स होते हैं वो सभी हमसे कहीं ज़्यादा लर्नेड लोग होते हैं। वो हमारे आंसर की यहाँ पर बेसिकली इंटरव्यू जो है वो ओवरऑल यदि हम इन जनरल देखें तो वो पर्सनैलिटी टेस्ट है और उस पर्सनैलिटी टेस्ट में जो हमारे अंदर के ट्रेट्स हैं वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होते हैं। तो मैं हमेशा यही जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उन सभी को एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि जो हम ओरिजिनल हैं हम उसी को रिप्रेजेंट करें। और साथ ही साथ क्योंकि अब एक सिस्टम बहुत अच्छा आ गया है, जैसे पहले टीचर्स के लिए एक डेमो लेसन हुआ करता था, डेमो क्लास होती थी, यहाँ पे एक बहुत और अच्छा मौका मिल गया है अपनी बात को एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में कह पाने का। क्योंकि कई बार होता है कि इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ें एट ए टाइम हमें ध्यान नहीं आती हैं या हमारा जो इंस्टेंट रिस्पांस है वो उस समय नहीं हो पाता है। तो यहाँ स्कूल डेवलपमेंट प्लान के माध्यम से आपका जो स्कूल को डेवलप करने के लिए जो एक विजन है जो आपको साथ में लेकर के जाना है, चाहे वो पेन ड्राइव के माध्यम से हो, हार्ड कॉपी के माध्यम से भी हो, तो उसमें आप बहुत अच्छे से स्कूल डेवलपमेंट प्लान को तैयार करें कि एक स्कूल के डेवलप करने में एज ए लीडर, एज ए प्रिंसिपल आपका क्या कंट्रीब्यूशन होगा। और वो आपका स्पेशली कहीं बहुत दूर मत जाएं, इस जिस सब्जेक्ट को आप रिप्रेजेंट करते हैं, जिस सब्जेक्ट के आप टीचर रहे हैं, उस सब्जेक्ट का इन्वायरमेंट या उस सब्जेक्ट के प्रति विद्यालय में रहने वाले जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, वो इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट किया जा सकता है, इसके लिए आपका विजन जरूर होना चाहिए। एज ए इंग्लिश टीचर लैंग्वेज स्किल को लेकर के आप कितना बेहतर कर सकते हैं, उसमें आपके स्कूल डेवलपमेंट प्लान का एक हिस्सा जरूर रखिए। एज ए मैथमेटिक्स टीचर एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट जो है सोसाइटी में कि मैथमेटिक्स इज ए टफ सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज ए बोरिंग सब्जेक्ट, तो कैसे उसको ज़्यादा पॉपुलर बनाया जा सकता है अमंग द स्टूडेंट्स, उसके लिए आपका प्लान होना चाहिए। या आप जिस भी सब्जेक्ट को, ये आप साइंस टीचर हैं, साइंस टीचर में कैसे एलिमेंट्री लेवल पे बच्चों को ईवीएस जैसे जहाँ से चालू होती है, साइंस के प्रति उनका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हो सकता है, उनकी क्यूरियोसिटी कैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्यूरियस बच्चे हों, इसके लिए आपके स्कूल डेवलपमेंट प्लान में वो दिखना चाहिए। आप ऐसा मत सोचिएगा कि एनसीईआरटी से हम स्कूल डेवलपमेंट प्लान के कुछ 2, 4, 10, 15 फॉर्मेट पढ़ेंगे और उसी में से हम एक कॉपी करके और वहाँ पर रेडीमेड रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो बहुत बेहतर स्कूल डेवलपमेंट प्लान होगा, क्योंकि वो एनसीईआरटी ने बनाया है। एनसीईआरटी में किसी ने बनाया है, किसी प्रोफेसर ने नहीं। वहाँ पर आप मान करके चलिए कि यदि कॉपीड वर्क होगा तो वहाँ पर इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हुए एनसीईआरटी के मेंबर भी होते हैं और वो कॉपीड वर्क तुरंत समझ में आता है। तो यहाँ पर एज ए लीडर आपका विजन क्या है वो आपके स्कूल डेवलपमेंट प्लान में दिखना चाहिए।
तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि जैसा एज ए टीचर हम लोगों ने एक डेमो क्लास में अपने आप को, अपनी टीचिंग स्टाइल को रिप्रेजेंट करके और एक अच्छे टीचर के रूप में हमने काम किया है, तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर हमको एक एडिशनल एडवांटेज दे दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसमें कि हम अपनी बात को एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में कह सकते हैं। और यदि आपके स्कूल डेवलपमेंट प्लान बहुत अच्छा है तो आप ये मान करके चलिए कि उसी स्कूल डेवलपमेंट प्लान के चारों ओर ही आपका इंटरव्यू कंसंट्रेटेड होगा, क्योंकि इंटरव्यू में हमेशा कहा जाता है कि इंटरव्यूअर उसी तरफ जाता है जिस तरफ इंटरव्यू देने वाला उसको ले जाता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इंटरव्यू को किस डायरेक्शन में ले जाएंगे और वो आपके स्कूल डेवलपमेंट प्लान से रिफ्लेक्ट होगा। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी को मिली है, और इसमें कुछ बेसिक बातें जो मैंने महसूस की वो मैंने आपके साथ शेयर की, और यदि इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छे से इंटरव्यू को फेस कर पाएंगे और आगे आने वाले समय में केंद्रीय विद्यालय में प्राचार्य के पद पे आप आ पाएंगे। तो मैं आप सभी एप्लीकेंट्स को, जो भी हैं जिन्होंने इंटरव्यू के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, जिनका रिटन में मेरिट में सिलेक्शन हुआ है, तो सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर, क्या आप बताएंगे कोई डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट लेकर जाना होगा? डॉक्यूमेंट्स जो हमारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हैं स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 10th, तो 10th की मार्कशीट जो बर्थ सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरी होती है, एक 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल डिग्री जैसे बीएड है, एमएड है, इन सभी की डिग्री अलॉन्ग विथ मार्कशीट ये हमारे पास होनी ही चाहिए। और आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जिसमें विजिलेंस क्लियरेंस को भी ध्यान में रखा जाता है। तो एनओसी भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि यदि आप किसी भी डिपार्टमेंट में, जिस भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उस डिपार्टमेंट के द्वारा आपने जब फॉर्म भरा होगा तो उनको इंटीमेशन दिया होगा, जब आपका रिटन में सिलेक्शन हो गया तो इंटरव्यू बोर्ड में जब आप अपीयर होंगे तो आपके डिपार्टमेंट के द्वारा जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है उसकी भी एक कॉपी आपको वहाँ पर लेकर के जानी है। और सर, जो अभी टीचिंग के इंटरव्यूज होने वाले हैं जैसे कि टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के लिए थोड़े से संक्षिप्त में टिप्स दे दीजिए सर कि क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? टीचर्स के लिए तो जहाँ तक बात है तो टीचर्स के लिए सब्जेक्ट नॉलेज सबसे इम्पॉर्टेंट है, और दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है पेडागॉजी, या जिसको हम कह सकते हैं कि टीचिंग स्किल उसकी कैसी है। और जिसका टेस्ट जो है वो एक जो डेमो क्लास आपसे ली जाती है उसके माध्यम से हो जाता है। तो डेमो क्लास में आपकी टीचिंग स्किल को टेस्ट किया जाता है और आपके सब्जेक्ट नॉलेज को भी, जो रिटन एग्जामिनेशन आपने क्वालिफाई किया, मैक्सिमम पोर्शन तो आपका सब्जेक्ट नॉलेज का वहीं पर हो जाता है। बट चूंकि एक इंटरव्यू में लगभग 10 to 15 मिनट्स का टाइम कैंडिडेट को होता है, तो आपका जो टीचिंग है वो हार्डली 3 to 5 मिनट्स का मैक्सिमम होता है। रिमेनिंग 5 मिनट्स यदि अपन माने 10 मिनट्स मैक्सिमम, तो रिमेनिंग 5 मिनट्स में आपकी पर्सनैलिटी को, आपके सब्जेक्ट नॉलेज को से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो भी आपसे पूछी जाती हैं। आप यदि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हैं तो जो क्लास आप डील करेंगे, जैसे प्राइमरी की क्लासेस डील करेंगे तो प्राइमरी के स्टूडेंट्स को कैसे डील किया जा सकता है, उसमें जो कंटेंट है स्वाभाविक उसकी टेस्टिंग वो करेंगे। यदि टीजीटी लेवल पे बात होती है तो क्लास 10th तक का जो कंटेंट है उससे रिलेटेड जो बेसिक बातें हैं एनसीईआरटी की वो हमें मालूम होनी चाहिए। और इसी तरह से पीजीटी में जब हम बात करते हैं तो क्लास 11th और 12th को डील करने के लिए जो भी सिलेबस एनसीईआरटी का है उसमें हमें वेल वर्स्ड होना है, क्योंकि यदि हम नहीं हैं तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन भी या बड़े फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो बातें हमसे इंटरव्यू में एक्सपेक्ट की जाती हैं कि उनके बारे में हम उसका रिप्लाई पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, हम अपने आंसर में कितने कॉन्फिडेंट हैं, ये चीज़ें हमको इंटरव्यू बोर्ड देखता है। तो मैं समझता हूँ कि टीचिंग में हमको सब्जेक्ट नॉलेज और 1, 2, 3 कम से कम आइडियल लेसन प्लान बना करके उसका डेमो आप इंटरव्यू में जाने के पहले खुद प्रैक्टिस कर लें,
एक मिनिमम 3 मिनट्स का, 3 to 5 मिनट्स का, वैसे 3 मिनट्स का रहता है, 3 मिनट्स का एक डेमो क्लास आप खुद बनाइए, उसको घर में बैठ करके एक बार आप करके उसकी रिकॉर्डिंग करके खुद देखिए, और फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कहाँ कमियां हैं, क्योंकि हमारी कमी को हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब आप उसको रिकॉर्ड करके देखेंगे तब हमें समझ में आएगा कि कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम थी, या आई कांटेक्ट की प्रॉब्लम थी, या जब हम बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड में काम कर रहे थे उसमें प्रॉब्लम, लिखने में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, स्पेलिंग मिस्टेक हो रही थी, कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करने में हमारे अंदर कहीं ना कहीं हेजिटेशन था। तो वो जब 2-4 बार हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और मोस्टली जब आपने ये रिटन टेस्ट क्वालिफाई किया है, दैट मीन्स आपका सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छा है। केवल और केवल उसको रिप्रेजेंट हम कैसा करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इंटरव्यू के समय। और इंटरव्यू में जो स्किल है, टीचिंग स्किल, उस पर ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। जी सर, मुझे लगता है कि आप सभी को हमारे जो प्राचार्य है विजय कुमार गर्ग जी के द्वारा बहुत सारा मार्गदर्शन मिला होगा। वीडियो के अंत में मैं सर को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि अपने कीमती समय में से उन्होंने हम सभी को मार्गदर्शन करने के लिए बहुत सारा वक्त निकाला, और इन्हीं के केंद्रीय विद्यालय में मुझे कार्य करने का भी मौका दिया म्यूजिक और डांस कोच के रूप में। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको बहुत सारी हेल्प मिली होगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।